गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में देखना है कि कौन से वो टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आज हमें यहाँ पे देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें करनी है अदिति स्कीम के ऊपर। देन आफ्टर प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, जिसको अभी रिसेंटली वहां पे 10 साल हुए हैं कंप्लीट। कुछ करंट में वहां पे कुछ बातें करेंगे। स्प्लैश डाउन लैंडिंग्स, जो अभी रिसेंटली आपने वहां पे देखा होगा कि हमारे जो शुभांशु शुक्ला और जो एक्सियो मिशन वहां पे था, तो वहां पे जो स्प्लैश डाउन लैंडिंग्स की कुछ बातें हैं, तो उसके रिगार्डिंग वहां पे बातें चली। इजराइल ने कुछ वहां पे बॉम्बिंग किया है सीरिया के ऊपर। एंड द लास्ट इज अबाउट एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो इन 5 टॉपिक के ऊपर कुछ करनी है बातें। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, एंड दैट इज ऑल अबाउट अदिति योजना। पहले देखते हैं कि क्या है अभी रिसेंटली डिक्लेयर्ड अदिति योजना। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस, क्योंकि अभी जस्ट वहां पे इसकी डिक्लेरेशन हुई है। चलिए पहले जानते हैं कि क्या है ये अदिति योजना। देखिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने वहां पे इस योजना को किया है लॉन्च। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो उसके ऊपर वहां पे ध्यान रख रही है, ऊर्जा मंत्रालय, तो उन्होंने वहां पे एक नई स्कीम को किया है लॉन्च। They have launched Aditi scheme to boost industrial energy efficiency. इंडस्ट्रीज के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत हुई है, विच इज नोन एज अदिति स्कीम, स्पेशली फॉर एमएसएमई। एंड कहां से इसकी हुई है इसकी शुरुआत? जो इवेंट वहां पे हुई थी दैट वाज इन पानीपत हरियाणा, और वहां से मिनिस्टर ने वहां पे इसको किया है लॉन्च अदिति स्कीम। एग्जैक्टली क्या है ये अदिति? So Aditi stands for assistance in deploying energy efficient technology। हमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना है कहां पे? इन दी इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। इंडस्ट्रीज के अंदर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को वहां पे एस्टैब्लिश करने के लिए एक नई योजना की हुई है शुरुआत। इट इज नोन एज अदिति स्कीम। चलिए यहां तक डन। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम। एक फ्लैगशिप स्कीम है किसके लिए? टू प्रमोट लो कार्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन वहां पे कार्बन का जो रिलीज है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। सो इट इज अबाउट लो कार्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग अडॉप्शन ऑफ क्लीन एफिशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजीज। इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर वहां पे एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाली एक नई स्कीम जिसका नाम है अदिति योजना। और अगर हम बात करें अदिति योजना, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे काम करेगी, तो वहीं से करते उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की शुरुआत। अगर मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? देयर इज बीईई, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एंड उसके कुछ की फीचर्स और इसके रिगार्डिंग कुछ बात करें तो देखिए, बजट का अलोकेशन कितना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2025-26 टू 2027-28, मतलब कि 25-26, 26-27 और 27-28, 3 सालों के लिए वहां पे है। दैट इज द बजट इज अबाउट 1000 करोड़। 875 करोड़ फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन, 50 फॉर ऑडिट्स एंड 75 फॉर लैंड होल्डिंग सपोर्ट। बट ओवरऑल अलोकेशन ऑफ मनी कहां पे कितना है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट द मेन थिंग इज दैट 1000 करोड़ यहाँ पे दिए है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई, जिससे कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम हो सके। राइट। साथ में यहाँ पे और कौन सी चीजों को प्रोवाइड करने की बातें हैं? तो भैया देखो, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसे भी वहां पे दिया जाएगा। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। साथ में इट विल ऑल्सो इंप्रूव पावर प्रोडक्टिविटी रेशियो। पावर का जो कंजम्पशन होता है और उसके सामने जो प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है, उसका जो रेशियो बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पावर प्रोडक्टिविटी रेशियो। कितने पावर की एनर्जी का यूज करके तुम कितने मॉनेटरी टर्म्स में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट दिस रेशियो। तो रेशियो आपका और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और हमारा जो नेट जीरो कार्बन वाला जो हमारा टारगेट है टिल 2070, एंड विकसित भारत के जो गोल्स है 2047 वाले, तो उसको यहाँ पे अचीव करना है।
उसके मेन फीचर्स क्या है? पहले तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन किस तरीके से मिलेगा कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है तो 5% इंटरेस्ट आपका माफ हो जाएगा, और अगर मीडियम एंटरप्राइज है तो 3% इंटरेस्ट हो जाएगा माफ। टेक्निकल हैंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट्स यहाँ पे चलेंगे, जो 50 करोड़ उसके लिए वहां पे इन लोगों ने अलॉट किए हुए हैं। डीपीआर प्रिपरेशन एंड टेक इंप्लीमेंटेशन, साथ में कुछ मॉनिटरिंग की रिगार्डिंग कुछ बातें। डिजिटल फैसिलिटेशन यहाँ पे कैसे दिया जाएगा, मतलब डिजिटली इसको किस तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा। डेडिकेटेड पोर्टल टू ट्रैक द एप्लीकेशन एज वेल एज डिसबर्समेंट। एप्लीकेशन और डिसबर्समेंट्स को ट्रैक करने के लिए देयर विल बी अ पोर्टल, एंड एक क्लस्टर बेस्ड यहाँ पे रोल आउट चलेगा, जहां पे फेज 1 के अंदर 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, फेज 2 के अंदर 100 वहां पे और एड ऑन किए जाएंगे। और क्या हमारा आउटकम का हमारी एक्सपेक्टेशन है? तो देखिए, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर जो एनर्जी यूजेज होता है उसे 50% तक वहां पे करना है रिड्यूस। 9,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स कैटलाइज्ड, इंक्लूडिंग 6,750 करोड़ इन एमएसएमई लोन्स। सो दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन। एंड द लास्ट पॉइंट कि भैया अगर आपको भी इसका लाभ लेना है देन व्हाट कुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो रजिस्टर्ड एमएसएमई होनी चाहिए पर्टिकुलर क्लस्टर या फिर सेक्टर के अंदर, और एनर्जी ऑडिट्स वगैरह के अंदर वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे होना चाहिए। प्रेफरेंस टू अर्ली एडॉप्टर्स एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, उनको वहां पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट अदिति स्कीम। ओवरऑल ध्यान रखना, अदिति स्कीम किसके लिए है? फॉर द इंडस्ट्रीज, और वहां पे एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पानीपत हरियाणा से एक नई स्कीम की वहां पे की है लॉन्च, एंड दैट इज ऑल अबाउट अदिति। एंड नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि गुजरात के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो इंस्टीट्यूट जानी जाती है पीडी गुरुकुल, उसने नई बैचेस की वहां पे कर दी है शुरुआत फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर अबाउट टू लॉन्च सम न्यू बैचेस। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर पे आप आज ही कांटेक्ट करें, दैट इज द नंबर फॉर अहमदाबाद एंड दिस वन इज द नंबर फॉर गांधीनगर। चाहे आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी है, चाहे आपकी प्रिपरेशन जीपीएससी क्लास 1-2 है, दोनों के लिए हमने नई बैचेस की यहाँ पे कर दी है शुरुआत। अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड दैट्स आफ्टर दैट आवर कोऑर्डिनेट्स विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू। All those questions regarding examination, exam patterns, difficulty level, books regarding कुछ बातें, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पे फोन कर सकते हैं, और आपको वहां पे डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया सा वहां पे आंसर्स आपको मिलेंगे, सेटिस्फाइड आंसर आपको मिलेंगे। और साथ में अगर मैं बात करूं तो यू विल ऑल्सो गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस, यस, एंड एज वेल एज 50% स्कॉलरशिप, अप टू 50%। सो अभी तक अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया है तो आज ही नंबर पे कांटेक्ट करें एंड यू कैन गेट द बेनिफिट्स। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। रिसेंटली देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर, उसे रिसेंटली यहाँ पे 10 साल हुए हैं कंप्लीट, और इसलिए वो थोड़ी सी वहां पे न्यूज में है। So India celebrates 10 years of Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana with over 1.63 crore youth trained under the scheme. लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूथ को यहाँ पे ट्रेन किया है इस स्कीम के अंडर में। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कीम? वी ऑल नो कौशल्य विकास, अगर आप उसको इंग्लिश में वहां पे ट्रांसलेट करें, सो इट इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम। एंड वी कैन से कि भैया यहाँ पे मेजर फोकस क्या है कि भैया यूथ को ट्रेन किया जाए for what? For industry relevant job skills as well as to improve their employability। और किसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था? तो हमने स्पेशल वहां पे एक मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2015 में हुई इसकी शुरुआत अंडर स्किल इंडिया मिशन, जो इंडिया का एक बहुत बढ़िया सा टारगेट है। उस जमाने में बेसिकली 4 मिशन मेन आए थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। वहां पर स्किल इंडिया को और बूस्ट करने के लिए ये वाली योजना की वहां पे हुई शुरुआत। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो यूथ कैपेबिलिटीज है और जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, क्योंकि यूथ के अंदर कैपेसिटी बहुत बढ़िया सी है, कैपेबिलिटीज बहुत बढ़िया सी है, बट कभी कभार ये नहीं पता होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी चीजों की कितनी मात्रा में
कितनी क्वांटिटी में उसकी वहां पे डिमांड है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को फिलअप करने वाली एक योजना है जिसका नाम है कौशल विकास योजना। इसके लिए वहां पे क्या किया जाएगा, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दी जाएगी, वहां पे कुछ प्रायर स्किल्स के ऊपर वहां पे रिकॉग्नाइज वहां पे उनको किया जाएगा और उसके ऊपर प्लानिंग किया जाएगा, एज वेल एज प्लेसमेंट का आपको वहां पे सपोर्ट दिया जाएगा। सो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का मतलब कितनी ट्रेनिंग हुई, इट ऑफर्स 3 to 6 months ट्रेनिंग और 30 अलग अलग सेक्टर्स, 30+ सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफर की जाती है। साथ में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, it certifies informal workers like artisans, weavers, craftsmen and validating their existing skills। डिजिटल इंटीग्रेशन की यहाँ पे है कुछ बातें, दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 एंड इट इंटीग्रेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिटिक्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल हब। और इंक्लूसिविटी का यह भी यहाँ पे फोकस रहेगा, नियरली 45% ऑफ ट्रेन्ड बेनिफिशियरीज आर वुमेन with strong representation from SC, ST and OBC class। कुछ ग्लोबल इमर्जिंग स्किल्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, ड्रोन्स वगैरह हो गया, मैकेट्रॉनिक्स वगैरह जो है, प्लस साथ में जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा, प्लस कुछ स्किल हब इनिशिएटिव यहाँ पे है, उसकी कुछ बातें उसके रिगार्डिंग कुछ है वहां पे ट्रेनिंग। स्पेशली यहाँ पे देखा जाए तो कोविड वॉरियर्स की भी यहाँ पे हो चुकी थी ट्रेनिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट वी हैव अचीव्ड अबाउट 1.63 करोड़ यूथ ट्रेन्ड अंडर दिस स्कीम इन दिस 10 years, right? 25 lakh plus trained under the last phase, that is प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। लगभग 1.10 करोड़ के आसपास जो है वो सेकंड फेज में वहां पे हुए, और 17 लाख जो है वो बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना उसके अंदर में भी वहां पे आए। सो अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग योजना के थ्रू यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको वहां पे ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए यहाँ पे बनता है दैट इज अबाउट स्प्लैश डाउन लैंडिंग। जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि स्पेस में से अगर कोई क्राफ्ट आ रहा है तो उसको ओशन के अंदर इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ पैराशूट्स उनकी वहां पे लैंडिंग की जाती है, और उसी लैंडिंग के लिए यहाँ पे वर्ड चलता है स्प्लैश डाउन लैंडिंग। तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे एस्ट्रोनॉट जिसका नाम आपने सुना ही होगा शुभांशु शुक्ला, और जिस मिशन पे वो गए थे दैट इज एक्सियोम 4 मिशन, उनकी सारी की सारी क्रू जो है वो वापस आ चुकी है आफ्टर 20 hour जर्नी फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 20 घंटे की एक जर्नी वहां पे खत्म करके फाइनली ये लोग आ चुके हैं वापस। और जब ये लोग वापस आ रहे थे तो पैसिफिक ओशन के अंदर इनका जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसकी वहां पे स्प्लैश डाउन लैंडिंग वहां पे की गई थी, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज रिसेंट इन द न्यूज। एग्जैक्टली क्या है, स्प्लैश डाउन इज अ स्पेस कैप्सूल लैंडिंग मेथड in which spacecraft touches the ground on a water surface, typically the ocean, using parachutes as well as buoyancy systems। जहां पे स्पेस की जो कैप्सूल है वो जमीन पे तो आती है लेकिन एग्जैक्ट जमीन पे नहीं, वाटर सरफेस पे उसको वहां पे लैंड करवाया जाता है। नॉर्मली वाटर सरफेस का मतलब किसी लेक्स में नहीं होता, बड़े बड़े ओशंस की यहाँ पे बात है। और किसकी हेल्प से, तो वहां पे पैराशूट्स वगैरह की वहां पे हेल्प ली जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने उसकी वहां पे पूरी प्रोसीजर उनकी बताई है कि वो किस तरीके से काम करता है, और अभी तक देखा जाए तो इसको कहां कहां पे हमारी यूज करने की गिनती है। तो देखिए अभी रिसेंटली ये जो क्रू ड्रैगन वहां पे आया तो वहां पे भी उसकी कैप्सूल में भी इसी का यूज होने वाला है, प्लस इंडिया का जो गगनयान मॉड्यूल है वहां पे भी इसी मेथड की लैंडिंग का यूज करना वही हमारा अभी टारगेट है। कैसे काम करता है, तो जैसे ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वहां पे एंटर होता है उसकी स्पीड होती है अबाउट 27,000 किलोमीटर्स पर आवर, और इतनी स्पीड पे एक तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और डिसेलरेशन वहां पे बहुत ज्यादा होता है। उसी टाइम पे जब वो 18,000 फीट के आसपास पहुंचता है जमीन से, तो वहां पे 2 ड्रॉग पैराशूट्स वहां पे डिप्लॉय हो जाते हैं। जैसे ही पैराशूट वहां पे ओपन होता है स्पीड थोड़ी सी वहां पे रिड्यूस होती है। जैसे जैसे वो नीचे की ओर आगे बढ़ता है, जब 6500 फीट के आसपास वो लोग पहुंचते हैं,
4 मेन पैराशूट्स वहां पे, जो 2 पैराशूट थे उनको वहां पे फॉलो करेंगे और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, कैप्सूल ग्लाइड एट एन एंगल नॉट वर्टिकली कवरिंग 5000 टू 7000 किलोमीटर बिफोर स्प्लैश डाउन। वो थोड़ा सा वहां पे एंगल पे, वहां पे धीरे धीरे, डायरेक्ट वर्टिकली लैंड नहीं करने की बात है, एंगल से वहां पे लैंड करने की बात है। और जो फाइनल डिसेंट वहां पे होगा तब उसकी स्पीड किसके आसपास की रहेगी, तो बोले 25-30 किलोमीटर पर आवर। और पानी के अंदर देखा जाए तो इतनी स्पीड में लैंड होना, दैट इज अ सेफ वाटर लैंडिंग विकेट से, राइट। और उसके बाद वो वहां पे फ्लोटेशन वाली वहां पे चलेगी, मतलब वो वहां पे उसका जो शेप वगैरह है वो इस तरीके से वहां पे बनाया जाता है कि कैप्सूल जो है वो पानी पे वहां पे फ्लोट करती है। सो दैट इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ लैंडिंग। और ये स्प्लैश डाउन जो है वो क्यों इतना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, देखिए एक तो बहुत ही सिंपल है और सेफ लैंडिंग है, यहाँ पे इसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही सेफ हो जाती है। जमीन के ऊपर लैंड करवाने में कभी कभार दिक्कत वही आती है कि अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रह गई तो वहां पे टकराव की वजह से कुछ डैमेज होने का चांस है या फिर ब्लास्ट होने के चांसेस है। अगर आप पानी पे अगर आप देखें तो पानी जो है उसके पास नेचुरल वहां पे शॉक एब्जॉर्प्शन वहां पे कैपेसिटी होती है। जो ओशन की जो हाई डेंसिटी होती है और जो लो विस्कोसिटी वहां पे होती है, वो लैंडिंग को बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे गैदर कर सकती है। and we can say fewer precision demands. Unlike land, ocean offers vast open areas, right? So minor of course drifts cause no harm. जमीन पे आपको बहुत ही परफेक्टली जहां पे उसकी एग्जैक्ट जगह है वहीं पे लॉन्च करवाना पड़ेगा। अगर आसपास में लॉन्च हो गया तो शायद दिक्कत है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल वहां पे लॉस हो जाए, लेकिन अगर हम ओशन की बात करें, पूरा ओशन ओपन है, अरे जहां चाहो वहां पे लैंड करवा दो। कहने का मतलब है कि अगर वो कहीं दूसरी जगह पे, अगर वो ऑफ कोर्स का मतलब है किसी दूसरी जगह पे अगर उसने वहां पे ड्रिफ्ट लगाया, अगर वहां पे वो लैंड हुआ तो कुछ ज्यादा फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है। तो माइनर ऑफ कोर्स लैंडिंग भी वहां पे होती है, then it is also fine, उससे बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ओशन इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, उसकी कंपेरेबिलिटी भी देखा जाए तो आज के जितने भी मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है लैंडिंग मॉड्यूल्स, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिबल यही वाली लैंडिंग वहां पे चलती है, स्प्लैश डाउन लैंडिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इसराइल ने वहां पे कुछ बॉम्बिंग्स की है और उसी के ऊपर वहां पे कुछ पढ़ना है। क्या है, तो इसराइल ने वहां पे सीरिया के ऊपर कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह की है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली इसराइल लॉन्च्ड मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स, इसराइल ने बहुत सी एयर स्ट्राइक को वहां पे किया है लॉन्च। कहां पे किया हुआ है, एक तो है दमास्कस के अंदर और दूसरी कौन सी प्लेस है जिसका नाम है सुवेदा। तो 2 प्लेस है यहाँ पे, एक तो है दमास्कस और दूसरी है सुवेदा। दमास्कस और सुवेदा के ऊपर, ये दोनों कहां पे है, दे बोथ आर इन सीरिया। दमास्कस और सुवेदा के ऊपर वहां पे मल्टीपल एयर स्ट्राइक की है। और जब उनको रीजन पूछा गया कि आपने क्यों इतनी एयर स्ट्राइक्स वहां पे चलाई, क्यों इतनी मिसाइल्स वगैरह का वहां पे यूज किया, ड्रोन्स का यूज किया, तो उनको ऐसा बोलना था कि जो ड्रूज माइनॉरिटी है, इन ड्रूज माइनॉरिटी को वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस चीज को वहां पे किया है। और जैसे ही वहां पे एयर स्ट्राइक की इसराइल के द्वारा, तो सीरिया ने वहां पे बोल दिया है कि ये एक फ्लैग्रेंट असॉल्ट है हमारी सोवेरियंटी के ऊपर। इन शॉर्ट ये हमारी संप्रभुता या फिर सोवेरियंटी के ऊपर एक घातक हमला है और इस बात को हम बेयर नहीं करेंगे, हम कुछ ना कुछ वहां पे रिटर्न में आपको गिफ्ट कुछ ना कुछ देंगे, समथिंग लाइक दैट। सो वापस अगर हम बात करें इसराइल की बॉम्बिंग सिस्टम, ये क्या है, ये एग्जैक्टली बॉम्बिंग, देखिए इसराइल हैज इंटेंसिफाइड मिलिट्री ऑपरेशंस अक्रॉस सदर्न सीरिया एंड दमास्कस amidst violent clashes in Suweda, द्रूज मेजोरिटी रीजन, जहां पे द्रूज जो है वो मेजोरिटी में है और उस जगह के प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग ही कुछ बातें यहाँ पे इसराइल कर रहा है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, समथिंग लाइक दैट। और अगर हम एक्जेक्टली हम स्ट्राइक्स की बात करें, स्ट्राइक्स करने का रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे कुछ क्लैशेस बढ़ रहे थे द्रूज के मिलिटियर्स के बीच में, सुन्नी बेदुइन्स के बीच में और सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। इन सबके बीच में जो वहां पे क्लैशेस बढ़ते जा रहे थे, वहां पे उनको ऐसा लग रहा था कि जो द्रूज माइनॉरिटी वहां पे है उसे हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसी के बहाने उन लोगों ने वहां पे एयर स्ट्राइक वहां पे लगाई है। Israel claims its airstrike
एम टू प्रोटेक्ट द ड्रूज माइनॉरिटीज, यानी मैं जैसे ही मैंने अभी बात की ड्रूज माइनॉरिटी को वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए उनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक को वहां पे लगाया है एंड प्रिवेंट हॉस्टाइल फोर्सेस नियर इट्स बॉर्डर्स, उसकी बॉर्डर के आसपास कोई भी ऐसी फोर्स वगैरह वहां पे नहीं आनी चाहिए, स्पेशली द गोलन हाइट रीजन, गोलन हाइट वाले जोन के अंदर तो खास तौर पे नहीं। और एक्जेक्टली ड्रूज वगैरह है क्या, तो ये ड्रूज जो है, तो एक्जेक्टली ड्रूज क्या है, ये अरेबिक स्पीकिंग वहां के एथनो रिलीजियस ग्रुप है जिनके रूट शिया इस्लाम के थ्रू वहां पे जाते हैं, दो देयर बिलीव्स आर यूनिक एंड सीक्रेटिव। शिया इस्लाम, शिया और सुन्नी जो दो अलग अलग वहां पे मेजर सेक्ट्स है, वहां पे जो शिया इस्लाम है उन्हीं के रूट वाले कुछ लोग हैं जिसका नाम है द्रूज माइनॉरिटी, जो अरेबिक स्पीकिंग एक रिलीजियस ग्रुप है। नो डाउट उनके खुद के कुछ यूनिक फीचर्स भी है, उनकी अलग अपने यूनिक बिलीव्स वगैरह भी है। और उनकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है इस माइनॉरिटी की, सो दे आर अबाउट 10 lakhs इन द होल वर्ल्ड, 10 लाख के आसपास है, दैट इज 1 मिलियन, जहां पे 50% मतलब लगभग 5 लाख के आसपास ये सिर्फ और सिर्फ सीरिया के अंदर है, सीरिया और उसके आसपास का जोन दैट इज लेबनान, फिर इजराइल में है, गोलान हाइट्स में है, लेकिन बोल सकते हैं कि 5 लाख जो है वो सीरिया में है, बाकी के जो है वो उसके आसपास के रीजन में वहां पे पाए जाते हैं। एंड इजराइल में अगर हम बात करें तो ये जो द्रूज पीपल जो है वो उनकी मिलिट्री एज वेल एज उनके एज ए लॉयल सिटीजन के तौर पे वहां पे रहते हैं। और सीरिया में अगर बात करें तो दे हिस्टोरिकली मेंटेन्ड ऑटोनॉमी थ्रू लोकल मिलिटियस एंड रेजिस्टेड इंटीग्रेशन इनटू स्टेट फोर्सेस, वो पहले से यहाँ पे अपनी लोकल्स के थ्रू ही वहां पे ऑटोनॉमी चलती है, मतलब उनका खुद का ही वहां पे रूल रहता है इन सीरिया। और बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो फोर्सेस है, जो स्टेट फोर्सेस है, वहां पे इंटीग्रेशन करने से उन लोगों ने पहले से रेजिस्ट किया हुआ है, मना किया हुआ है। और इसलिए जो इजरायली जो स्ट्राइक थी उन्होंने दो एरिया पे ऊपर ज्यादा फोकस किया, जैसे कि पहले हमने बात की जो सेंट्रल वाला जोन है दैट इज दमास्कस, एंड जो साउथ सीरिया वाला जोन है दैट इज सुवेदा, इन दोनों के ऊपर वहां पे हुई है स्ट्राइक्स, कुछ बॉम्बिंग्स। और कॉजेस क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की जो द्रूज और बेदुइन्स के बीच में जो क्लैशेस वहां पे हो रहे हैं, इट इज वन ऑफ द कॉज। और सीरियन आर्मी का जो एक्शन वहां पे था तो वो भी उनका एक कॉज माना जाता है। और इसराइल का यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, इसराइल को यहाँ पे क्या लेना देना, तो यहाँ पे एक तो है दैट इज टू प्रिवेंट इस्लामिस्ट ग्रुप एंड प्रो ईरान फैक्शन फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन द सदर्न सीरिया, वो नहीं चाहते हैं कि सदर्न सीरिया वाले जोन के अंदर इस्लामिक और ईरान के सपोर्टिव वाले लोग वहां पे और ज्यादा स्प्रेड हो जाए। प्लस गोलान हाइट के आसपास उनको एक बफर जोन वहां पे बनाने की जरूरत है, तो इसके लिए भी वो ये वाली चीज वहां पे कर रहे हैं। प्लस सीरिया की जो माइनॉरिटीज है वहां पे वो लोग अभी इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अ ब्रीफ ट्रूस कोलैप्स्ड, फाइटिंग रिज्यूम्ड, प्रोवाइडिंग इजराइल फर्दर जस्टिफिकेशन। जियोस्ट्रेटिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो सुवेदा है वो बेसिकली सीरिया के क्रॉस रोड्स के वहां पे है, जो इसके जहां पे सीरिया, जॉर्डन और इजराइल सब अपनी अपनी बॉर्डर्स वहां पे बनाते हैं, तो इसलिए वो सुवेदा वाला जोन जो है वो थोड़ा सा और वहां पे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये वाले रीजन के अंदर कुछ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये पूरे उस जोन की पीस मतलब की शांति वगैरह जो है उसके साथ वहां पे समझौता हो सकता है एंड वहां पे फॉरेन इंटरवेंशंस बढ़ने के चांसेस है जो इजराइल नहीं चाहता है। एंड दैट्स व्हाई उन लोगों ने उस जगह पे वहां पे कर दी है एयर स्ट्राइक। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स व्हिच आर रिसेंट इन द न्यूज। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट आवर डेली करंट अफेयर वीडियो दैट इज एनएलसी इंडिया लिमिटेड। और क्या है ये यहाँ पे बात है एनएलसी इंडिया की रिगार्डिंग, तो अभी यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली वहां पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशन वहां पे कर दिया अप्रूव। अगर एनएलसी इंडिया चाहे तो वो किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द कैबिनेट दे कैन इन्वेस्ट अप टू 7,000 करोड़ रुपीस। फिर से एक बार, विदाउट एनी कैबिनेट्स परमिशन, उनको कोई प्रायर परमिशन लेने की जरूरत है नहीं, वो 7,000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वहां पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्ट ये कंपनी वगैरह यहाँ पे है क्या। एक नवरत्न कंपनी है जो गवर्नमेंट की है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो किसके साथ वहां पे एंगेज है,
तो एक तो इनका काम है लिग्नाइट माइनिंग का, वो लिग्नाइट कोल का वहां पे करते हैं माइनिंग, एज वेल एज थर्मल कोल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, हर टाइप के थर्मल कोल या फिर रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे फोकस करना। सो दैट इज द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ दिस कंपनी एनएलसी इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई गई थी 1956 के अंदर, और इनका हेडक्वार्टर लिग्नाइट कोल कहां पे आपको ज्यादा मिलता है, साउथ इंडिया, दैट इज तमिलनाडु। तो वहीं पे है एक प्लेस, दैट इज इसका नाम है नेवेली। तो नेवेली के अंदर उनका है वहां पे हेडक्वार्टर। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में ये लोग करते हैं काम, और इनका मेनली मिशन क्या है कि सस्टेनेबल माइनिंग करना और ग्रीन एनर्जी लीडरशिप वहां पे प्रोवाइड करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, प्लेनेट को और प्रॉफिट को, तीन चीजों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज माइनिंग ऑफ लिग्नाइट एंड कोल इन इंडिया एंड अब्रॉड, and as well as power generation from thermal plus renewable energy sources. और मेजोरिटी लोग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ माइनिंग्स के अंदर भी जो क्लीन माइनिंग्स टेक्नोलॉजीज है, जो एमिशन कंट्रोल की बात है, तो उसके ऊपर ज्यादा वहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड इट अलाइंस द ऑपरेशंस विद इंडियाज क्लाइमेटिक गोल्स एज वेल एज नेट जीरो रोडमैप, वो उसके साथ अलाइन होके वहां पे अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो NLCIL है, जो एक कंप्लीटली सब्सिडरी कंपनी है एनएलसी इंडिया की, तो वहां पे उनको 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे अलाउ किया गया है, 7,000 करोड़ रुपीस। एंड जो ये कंपनी है अपनी मेन वाली, दैट इज NIRL, दे कैन इन्वेस्ट further via direct route और joint ventures in the renewable energy projects। उसके लिए आपको कोई भी प्रायर अप्रूवल की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां पे कुछ एग्जेम्पशन डिटेल्स है, दैट इज वेवर ऑफ 30% नेट वर्थ सीलिंग सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और वहां पे एग्जेम्पशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैप्स अंडर नवरत्न CPSE रूल। नवरत्न अंदर के जो वहां पे इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स है, उन्हें कुछ वहां पे एग्जेम्पशन वगैरह मिला है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। बस तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली वहां पे एनएलसी इंडिया को 7,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दी गई है। चलिए, सो दैट्स इट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी यहाँ पे कर रहे हैं एंड। जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद, दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की गुजराती एज वेल एज इंग्लिश मीडियम की नई बैचेस वहां पे हो चुकी है लॉन्च। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही कॉन्टेक्ट करें। You will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. You can also fill up the form which is given in the description box. And if you want to download this PDF, it is uploaded on our Telegram group and the channel is mentioned in the same, that is in the description box. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।